वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th मैथ्स सीरीज। आज हम एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा और ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, बट एक्चुअली वो क्या था? इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा और ओमेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तीन बेसिक टर्म है, मॉडुलस, कंजुगेट और आर्ग्यूमेंट। तो इसमें देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन जो पिछले बार दिए थे उसको बता दें। ये वाला क्वेश्चन है, इफ 1 + x + x² टू द पावर n, इतना है, असाइनमेंट में क्वेश्चन था, तो ये कैसे प्रूफ होता है? ये सब क्वेश्चन आपको पहली बार में लगभग याद करना होगा। आपको अचानक से तो ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बट ये टर्म 1 + x + x², अब याद रखिए 1 + x + x² = 0 का रूट्स होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बात आप याद रख लीजिए। हमने जब सॉल्व किया था x³ - 1 = 0 को, तो उसका जो एक फैक्टर आया था 1 + x + x², उस फैक्टर को 0 से इक्वेट करने पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें फाइंड आउट हुआ था। तो ये हिंट करता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे। तो देखिए, एट x = 1, यहां से हम लिखते हैं। अगर इसमें x = 1 हम पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 + 1, 3 टू द पावर n। ये कितना हो जाएगा? a0 + a1 + a2 + a3 + a4। 6 तक हम जानबूझ कर लिख रहे हैं a6, और लास्ट कहां तक आएगा वो क्लियर नहीं है, वो n पे डिपेंड करता है। ठीक है, n का मान अगर 100 है तो लास्ट टर्म होगा 200, 200 है तो लास्ट में होगा 200। पर ऐसे क्वेश्चन में डॉटेड कहने का क्या अर्थ होता है कि वो n के मान पे डिपेंड करता है लास्ट टर्म क्या होगा। जब तक n का मान क्लियर नहीं है, ये लास्ट टर्म हम नहीं बता सकते हैं, और इसी ढंग से जहां तक हम बढ़ जाए। अब आप x का मान ओमेगा पुट कीजिए, तो ध्यान दीजिए, ओमेगा पुट करने पर 1 + ओमेगा + ओमेगा², हम लिख नहीं रहे, सीधा लिखेंगे। ओमेगा पुट करेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा², ये आपका 0 होगा। यहां पे क्या होगा? a0, यहां पे क्या होगा? a1 ओमेगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा? a2 ओमेगा², फिर आपका क्या होगा? a3 ओमेगा³, फिर आपका क्या होगा? a4 ओमेगा टू द पावर a4 के साथ ओमेगा टू द पावर 4। चलिए आगे छोड़ देते हैं, अब करके देख लेंगे। और फिर हम x का मान ओमेगा² पुट करेंगे, तो देखिए ओमेगा² पुट करने पर क्या होगा? ओमेगा² पुट करने पर ये होगा 1 + ओमेगा² + ओमेगा4 होगा ना, 1 + ओमेगा² + ओमेगा4। ओमेगा4 भी क्या होता है? ओमेगा4 भी ओमेगा होता है, तो फाइनली 1 + ओमेगा² + ओमेगा, ये भी आपका कितना हो गया? 0। ये आपका क्या होगा? a0, a1 ओमेगा², a2 ओमेगा4 हो जाएगा। x² है तो ओमेगा² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, a3 ओमेगा का पावर 6, a4 ओमेगा का पावर 8 एंड सो ऑन। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, समझिएगा, ऐड करेंगे तो 3 टू द पावर n। हमने छोटा सा हिंट दे दिया था, पुट x = 1 ओमेगा ओमेगा² एंड i। हिंट कम था आपके हिसाब से, बट अब आप समझिए, ये आपका क्या होगा? 3a0 होगा, नहीं ये आपका क्या होगा? 3a0 होगा। ये देखिए क्या होगा? a1 के साथ आपका क्या होगा? a1 के साथ ध्यान रखिए, a1 कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा², हम लिख नहीं रहे हैं, जगह बहुत नहीं है। ये कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा², 0 आ जाएगा। a2 के साथ देखिए क्या कॉमन होगा? a2 के साथ वाला कॉमन आप देखिए, ये होगा 1 + ओमेगा² + ओमेगा4, 1 + ओमेगा² + ओमेगा4। तो ओमेगा4 वापस क्या होता है? ओमेगा होता है, तो ये 1 + ओमेगा² + ओमेगा, ये फिर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। फिर आप चले आइए a3 पे, ये a3 है, ओमेगा³ 1 और ओमेगा6 1, तो a3 + a3 + a3 कितना हो गया? 3a3। ऐसे ही आप करेंगे तो फिर a4 0 आएगा, a5 0 आएगा, और a6 में चूंकि पावर 3 का मल्टीपल होगा, ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3a6। आई बात समझ में? अब आप पूरे से 3 कॉमन ले लीजिए और 3 कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए, तो
आपका a नॉट प्लस a3 प्लस a6 क्या होगा 3 टू द पावर n by 3 और 3 टू n by 3 एक पावर गेस हो जाएगा 3 टू द पावर n minus 1। ये आंसर था। ठीक है, बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग ठीक ठाक मानते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर इसमें जो आप सवाल बनाए थे, क्वेश्चन याद होगा आपका, आंसर ओमेगा स्क्वायर आया था, मतलब उलट पलट के देखिएगा आंसर ओमेगा भी आएगा इसमें, तो कैसे आएगा, तो उसका मैंने एक लिख दिया है। ठीक है, आप अल्फा पी का पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर मानिए, बीटा पी का पावर 1/3 ओमेगा और गामा पी का पावर 1/3, ये आप एज्यूम करके देखिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजों को एग्जाम में पकड़ना होता है, रिस्ट प्रैक्टिस है, नथिंग ऐसा है कि आप सीख गया और आपका परफेक्ट हो गया। चलिए, तो जिन लोगों ने हमको फोन किया सर थोड़ा कंफ्यूजन ओमेगा कैसे आएगा, मैंने बोल दिया, मैं कोशिश कीजिए, इसको आप रख के देखिए ओमेगा आ जाएगा। चलिए, क्या है, अल्फा बीटा गामा है क्यूब रूट ऑफ पी, तो क्यूब रूट ऑफ पी में किसके साथ 1, किसके साथ ओमेगा, किसके साथ ओमेगा स्क्वायर देंगे, ऐसा कोई डिफाइन जब तक नहीं हो तो आंसर एक से ज्यादा आ सकता है। तो कहां पे अलर्ट रहना है, तो ये क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस का हो, मोर देन वन ऑप्शन का। ये रही पीछे की बात। अब हम आगे का क्लास शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, आज सबसे पहले आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, नंबर लाइन पे आप पढ़े थे कि रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है। ये आपका प्लेन हो गया, ये हम लोग कहते हैं एक्स एक्स डैश को रियल एक्सिस, वाई वाई डैश को इमेजिनरी एक्सिस ये कहते हैं। बट ये कहने का क्या अर्थ है कि हम रियल पार्ट को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। ऐसा रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, समझिएगा। रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और वाई को किस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे किस पे दिखाएंगे, इमेजिनरी पार्ट पे। रफली हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की, एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x y, मतलब इसका रियल पार्ट कितना है x और इमेजिनरी पार्ट कितना है y है। तो अगर ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखें 1 2 3 4, ऊपर भी जगह होता तो 5 लिख लेते, -1 -2 -3 -4, लाइकवाइज -1 -2 -3। इस तरह से अगर हम लिखें तो x प्लस वाई, x प्लस आयोटा y, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x y, इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे x y। और ये देखिए आपका कैसा होगा, किसी भी पॉइंट पे x y हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने आर्बिट्ररी मान लिया ये पॉइंट x y है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट से तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा, तो 1 प्लस 4 आयोटा कहने का क्या अर्थ है, इसका रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 4। 1 4 पॉइंट कहां पर है, 1 4 पॉइंट यहां पर है, तो दिस पॉइंट इज z1 1 4। ये ध्यान रखेंगे, यहां पे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा हम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा नहीं लिखते हैं, हमेशा नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक नंबर बोला z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा -3, तो ये 2 आयोटा -3 इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट है -3, तो ये लिखेंगे -3 और 2। अब ध्यान रखिए, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा के साथ लिखते हैं तो हमारा चॉइस है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। बट जब इसका हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, इसको जब हम इसके
डायग्राम पे दिखाते हैं, इस प्लेन पे दिखाते हैं, तो पहले रियल पार्ट होगा, पहला ऑर्डर, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो -3 और 2 कहां पर हो गया? आप यहां पर देख सकते हैं, ये -3 है और ये 2 है, तो ये Z2 हो गया -3 और 2। अगर हम यहां से बात करें, आप Z3 आपका सपोज कीजिए 4 है, तो 4 कहने का क्या अर्थ है? 4 + 0 आयोटा, तो ये जो आपका पॉइंट है 4 0, ये Z3 हो गया, क्योंकि 4 + 0 आयोटा कितना हो गया? 4 0। अगर हम कहते हैं Z4, सपोज कीजिए हम कहते हैं -3 आयोटा, तो ये कहने का क्या अर्थ है? 0 - 3 आयोटा, या क्या है? 0 - 3, तो Z4 आपका कहां पर हो गया? ये आपका हो गया 0 - 3 Z4। आयोटा कहां पे है आपको पता है? वेयर इज आयोटा ऑन दिस प्लेन? वेयर इज आयोटा ऑन दिस प्लेन? तो आयोटा आपका दरअसल क्या होता है? आयोटा मतलब होता है 0 + आयोटा 0 1, तो ये जो आपका पॉइंट है 0 1, एक्चुअली ये आयोटा है, तो ऐसे आयोटा 0 1 है, ये आपका पॉइंट है आयोटा 0 1। तो आयोटा का ऑर्डर पेयर सिंबल क्या होगा? 0 1, ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के कॉम्प्लेक्स नंबर में, हायर क्लासेस में हम लोग आयोटा बहुत बार यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब देखिए, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था ना, ठीक है? अगर हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 और 2 5, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे स्ट्रेस कर रहे, तो वो वाला पार्ट आप सीखिए। हायर क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, रियल से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई किया, 6 इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दिया, -20, ठीक है? ये इसका रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट कैसा हो गया? रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किया 15, और फिर रियल पार्ट से इमेजिनरी को, और इस रियल पार्ट से इमेजिनरी को +8, तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? -14 और 23। ऐसे ही लिखा रहेगा। इसलिए मैं आपको बार-बार स्ट्रेस कर रहा था फर्स्ट वाले लेक्चर में कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कीजिए? रियल से रियल को मल्टीप्लाई कीजिए, इमेजिनरी से इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कीजिए, ये दोनों मिलकर देगा रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कैसे देगा? आप इस रियल से इस इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कीजिए, और इस रियल से इस इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए। सही बात समझ में? ऑर्डर्ड पेयर। अब इस प्लेन का नाम लिख लीजिए, इसका नाम है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, इस पे जो डायग्राम बनेगा आगे हम उसको बोलेंगे आर्गेंड डायग्राम। इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है। कॉम्प्लेक्स हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम लोग कभी कभी गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, क्या इसका फिजिक्स में पढ़ेंगे, गॉस लॉ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन। 3 नाम है इसका, आर्गेंड प्लेन हम ज्यादा यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन। तो आर्गेंड प्लेन कॉमन नाम होगा कहेंगे, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गेंड प्लेन पे। आर्गेंड प्लेन क्या होता है? आर्गेंड प्लेन एक XY प्लेन होता है विद 90 डिग्री। इसमें रियल पार्ट को x एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस में दिखाते हैं। x कोऑर्डिनेट रियल और y कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट को दिखाता है। इसे x डैश को रियली रफली हम x एक्सिस कहते हैं, y डैश को क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। आई बात समझ में? अब चलिए आइए, आज के जो क्लास का मेन पार्ट है, कुछ भी इसमें आपको लिखना है तो लिख लीजिए, समझने लायक था। हम तो ये दाएं बाएं लिख देते हैं, आप उसको नीचे नीचे लिखेंगे अच्छे से, सेकंड टाइम वीडियो नहीं देखना पड़े, सब कुछ कॉपी से ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज 3 टर्म सीखेंगे। पहला टर्म है मॉडुलस। पहला टर्म आपका क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको बेस कोर्स में बताया था मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, यहाँ पे क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर का मॉडुलस आपका कैसा होता है?
मॉड x बराबर x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x होता है x लेस देन 0। ये कहने का क्या अर्थ है? मॉड 4 4 होता है और माइनस मॉड 4 माइनस ऑफ, ये माइनस देने का क्या अर्थ है? अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, ये नंबर अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस 4 होता है। ये मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। अब हम आते हैं आज का पहला टर्म, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। If z is equal to x plus iota y, then mod z, this is a symbol, mod z is root over x square plus y square. ठीक है? It is always greater than 0. Mod z is, it is greater than or equal to 0. मॉड z 0 या से बड़ा, नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ ओरिजिन का मॉडुलस 0 होता है और बाकी का मॉडुलस हमारे क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। ज्योमेट्रिकली पहले हम लिख ही लें, उसके बाद एक साथ सब बता देंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं है बताने का। ज्योमेट्रिकली मॉड z इज distance of point z from the origin in the argand plane। और चूंकि ये वर्ड डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव। मॉड z इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन इन द आर्गेंड प्लेन। इस बात को आप समझेंगे। ये पॉइंट अगर z x y है, आप पढ़े ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। रूट ओवर पढ़े हैं ओरिजिन से डिस्टेंस 10th क्लास, याद कीजिए, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यही हमारा मॉड का, इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का डिफिनेशन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का डिफिनेशन यही है। तो मॉडुलस हमारा क्या हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? वो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में जहां पे भी है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ये बताता है मॉडुलस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको तो हम हटा दें, इसकी जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछे 3 + 4 आयोटा का मॉड, तो ये आपका क्या होगा? 3a² + 4a²। सॉल्व कर देंगे, 5 आ जाएगा। 3a² + 4a² 25, 25 का रूट ओवर 5। अगर हम आपसे पूछे 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस, तो ये भी मॉडुलस आपका कितना होगा? 3a² + 4a²। -4 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -4 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे चाहिए तो लिख सकते हैं, बट इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3a² + 4a²। ये क्या हो गया? 5। अगर हम आपसे पूछे किसी नंबर 5 का मॉडुलस, तो 5 कहने का क्या अर्थ होता है? 5 + 0i। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 5a² + 0a², 5। इसे 5 को मॉडुलस हम सीधा 5 लिख लिया करेंगे, इतना नहीं समझाएंगे। और अगर अब आपसे हम पूछे -5 आयोटा का मॉडुलस, तो ये आपका क्या है? 0 -5 आयोटा का मॉडुलस। आ रही है बात समझ में? तो ये भी हम इतना नहीं समझाएंगे, ये हम सीधा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0² + 5² 5 आता है, तो ये बात हम सीधा लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलिए, इसमें आपको जो कुछ नोट करना है पहले नोट कर दीजिए। जो कुछ नोट करना है आप इसको पहले नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर दिया। अब देखिए, इसलिए आपका अगर कहीं मॉड x लिखा हो या -mod x लिखा, हम लोग इसको सीधा x लिख देंगे।
और मॉड आयोटा वाई लिखा हो, प्रोवाइडेड ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के, या माइनस मॉड आयोटा वाई लिखा हो, सीधा हम लोग क्या लिख देंगे वाई, तो सीधा लिख दें, कहने का मतलब ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, ठीक है। ये 5 है तो भी 5, -5 होता तो भी 5, -5 होता तो भी 5, ये हो गया मॉडुलस √x² + y², सिंपल टर्म है। हमने वो एग्जांपल क्यों लिया, सब एग्जांपल का आंसर हमने 5 इसलिए लिया, ये ज्योमेट्रिकली क्या कह रहा है, ये ज्योमेट्रिकली क्या कह रहा है, जैसे 0.34 है तो मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर है 3 4, इसको 3 4 लिखेंगे। P ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पर है। मान लीजिए 3 - 4, 3 - 4 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4, तो ये 3 हो गया, ये -4 समवेयर यहाँ पर होगा, 3 - 4, ये किस पर है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 5 पर है। मान लीजिए 0.5 की बात कर रहे हैं तो 5 पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ये भी 5 पर है। अगला पॉइंट हमने -5 आयोटा लिया था, तो -5 आयोटा आपका कहाँ पर होगा, ये एक्चुअली 0 - 5 नीचे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस, 5 पर है। 5 डिस्टेंस पर बहुत सारा पॉइंट होगा। इनफैक्ट ये जो एक है, ये सर्कल अगर बना ले हम, तो सर्कल नहीं बना, फिगर आप सही बना लीजिएगा। ये जो सर्कल हम बना ले हम कितना रेडियस का, ये जो हम सर्कल बना ले 5 रेडियस का, इस 5 रेडियस के और सेंटर ओरिजिन लेकर इस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, 5 होगा, तो इस पे हम कोई भी पॉइंट लेकर मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस क्या होगा, 5 होगा। इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। क्वेश्चन हम लेते हैं मॉडुलस पे पहला, इसमें आपको जो कुछ लिखना आप लिख सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 5 आयोटा, फाइंड, या इसको ऐसे कर दीजिए आप, थोड़ा नंबर अच्छा ले लें, 5 + 12 आयोटा फाइंड मॉड z। तो देखिए मॉड z कैसे निकालते हैं, तो मॉड z निकालने के लिए मॉड z क्या होता है, अगर z आपका x + आयोटा y है तो हम लोग मॉड z निकालते हैं, कितना निकालते हैं, √x² + y²। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, z, पहले इसको हम सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करें, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2ab क्या हो जाएगा, 4 आयोटा, y कितना, 5 + 12 आयोटा, ये आपका कितना है, -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, 1 - 4 कितना हो गया, -3, तो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना, 5 + 12 आयोटा। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका सिंबल हम चेंज करेंगे, ये आपका क्या हो गया, 5 - 12 आयोटा, इसका साइन हमने चेंज किया, 5 - 12 आयोटा, नीचे आपका क्या हो गया, 5² + 12², ये सब अब बहुत आपके लिए इजी होगा। ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट हो गया -15 और इमेजिनरी पार्ट आपका कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया -48, और -48 और साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, +48। आप सीधा सीधा भी गुना कर सकते हैं, रियल से रियल को मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किया, साथ में आयोटा के साथ आपका कितना हो जाएगा, तो ये आयोटा के साथ आप देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका रियल पार्ट से ये इमेजिनरी पार्ट 36, और ये रियल पार्ट से ये इमेजिनरी पार्ट, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 20, तो ये फाइनली आपका कितना हो गया 33, ये आपका फाइनली कितना हो गया 33 + 56 आयोटा बाई 169। तो z हमारा कितना आ गया, z हमारा कितना आ गया, z हमारा आ गया 33/169 प्लस 56/169 आयोटा। x आपका कितना हो गया 33/169, y आपका कितना हो गया 56/169। तो मॉड z
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 33/169 का स्क्वायर प्लस 56/169 का स्क्वायर रूट ओवर। ये काफी लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते, बाकी क्वेश्चन को अभी रहने देना चाहते, एक और मेथड बताएंगे। ये तो आपका 169 ऐड होगा, रूट से बाहर किया जाएगा। ये आपका क्या हो गया 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर रूट ओवर। ये 36 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने पर कितना आता है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये आ जाएगा 65 स्क्वायर। एक जगह हम इसको ट्रिगो में बताते हैं, बहुत सारे नंबर। तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, मैंने छोड़ दिया, आप इसको डिवाइड कर देंगे। आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 65 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मुझे कैसे याद है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। याद सब कर ले। एक्चुअली देखिए 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, बहुत कुछ याद करने का तरीका होता है। जब आप इसे करेंगे 65 प्लस 56 इंटू 65 माइनस 56, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 121 हो गया। ये आपका कितना हो गया 9 हो गया। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 11 हो गया। 9 का क्या हो गया 11 इंटू 3 क्या हो गया 33 हो गया। तो बहुत कॉमन हम लोगों के लिए, आपको पहली बार लग रहा होगा कि सबको कैसे याद है, हम इतनी बार यूज करेंगे कि आपको ये याद हो जाएगा। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, बस सिंपल होता है और आप एग्जाम में याद है तो लिख सकते हैं। इस लेवल पे आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 65/160, कैंसिल होगा 13 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 5/30, ये आंसर हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इसमें अब ऐसा है कि क्या सर कोई और तरीका है कि बार बार इतना ही करना पड़ेगा? है, तरीका है, बिल्कुल तरीका है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मॉडुलस को x प्लस आर का y के फॉर्म में हर बार लाएं। तो अब हम सेकंड वाले तरीके पे आ रहे हैं। अब हम सेकंड वाले तरीके पे आ रहे हैं। देखिए, अब देखिए उसको, इसे मैंने इसे क्वेश्चन रहने दिया था। और सेकंड वाले तरीके से हम ये श्योर भी हो जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा जब हम कैलकुलेशन सीधा सीधा लिख दिए हैं तो क्या हम सही लिखे हैं। हालांकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया था, ठीक है। 65 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर 33 स्क्वायर, याद रखना ज्यादा आसान है। देखिए सेकंड मेथड आपका एक्चुअली क्या होता है, अगर मॉड z है आप सीधा मॉड ले लीजिए। 5 + 12y होता। मॉडुलस का प्रॉपर्टी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में। बात को ध्यान से सुनिए। आई एम सेइंग कि द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। जैसे ये आपका क्या है डिवीजन में और पावर में, तो आप इसका मॉडुलस अलग निकालिए और इसका मॉडुलस अलग निकालिए। इसका मॉडुलस क्या होगा, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 है। और ये वाला स्क्वायर रहेगा, इसका मॉडुलस क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और ये आपका क्या हो गया 169। बहुत ट्रिगो और सिंपल टर्म में कितना हो गया ये 30। आंसर आ गया। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएंगे, ये जो प्रॉपर्टी है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, बाकी जगह होल्ड करता है। इसको आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। जो भी है मॉडुलस बोले, जस्ट मींस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी आपका क्या होता है z1 z2 mod z1 mod z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालना तो मॉडुलस निकाल कर मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहने का क्या होता है, अगर हम आपसे कभी पूछे कि 3 - 4 आयोटा इंटू 6 + 7 आयोटा का मॉडुलस क्या होता है,
तो आप दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए, इसका मॉडुलस और निकाल कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा आसान है। इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा जो भी है 36 प्लस 49 मींस कितना हो गया √85, तो 5√85। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर डिवीजन है, एक से दूसरे को डिवाइड के मॉडुलस निकालना है तो अलग अलग मॉडुलस निकाल कर हम डिवाइड कर सकते हैं। Z2 बराबर नहीं है 0 के, ये चलता है रियल नंबर की तरह इसमें भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पावर है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 2 + 3 आयोटा के पावर 4 का मॉडुलस क्या होगा, तो आप 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस निकाल लीजिए, उसका पावर 4 कर लीजिए। पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है एडिशन में, और ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में जो ये प्रॉपर्टी है होल्ड नहीं करता है। अभी आप इतना ही ध्यान रखेंगे, एक्चुअल प्रॉपर्टी की हम चर्चा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों नहीं करता आप देख सकते हैं। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। क्यों छोटा होता है, जैसे इसकी हम बात बता दें, ये बहुत सिंपल लॉजिक आपको हम देते हैं, उसके बाद लगे हाँ ये तो ठीक है Z1, एकदम सिंपल लॉजिक। मान लीजिए आप Z1 को माने 3 + 4 आयोटा और Z2 को आपने मान लिया -3 - 4 आयोटा। ऐड करेंगे Z1 + Z2 क्या होगा 0 होगा। Z1 + Z2 का मॉडुलस क्या होगा 0 होगा। बट Z1 + Z2 मॉडुलस अगर अलग अलग मॉडुलस निकालना हो, 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, अगर अलग अलग मॉडुलस निकालना हो तो इसका अलग मॉडुलस 5 होगा और इसका भी मॉडुलस 5 होगा। तो ये 0 आ गया, ये 10 आ गया, 0 < 10 है, बराबर हो भी सकता है। तो ये 3 के लिए आप सीधा मॉडुलस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मॉडुलस निकालेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर में हो तो इंडिविजुअल हर का मॉडुलस निकालकर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या पावर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट मॉडुलस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस कहने का अर्थ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया। पहला टर्म आपका क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं सेकंड वाले टर्म पे। क्या लिखा है, कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मेन टर्म आर्गुमेंट है और हमने बोला था क्वाड्रेंट टूल देख कर रखेंगे, रखे हुए तो ठीक है। हालांकि हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आप उसको याद नहीं, उसको नहीं पढ़े हैं, कुछ याद नहीं है तो भी आपको समझ नहीं आ जाए, पर देख लेने से बढ़िया होता है, क्योंकि आगे एक का दूसरे टर्म से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। देख कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, if z is equal to x plus iota y then z bar, इसको हम बार पढ़ेंगे, x minus iota y is called conjugate of z, conjugate of z। For example, अगर z1 आपका 3 + 4 आयोटा है तो z1 बार आपका कितना होगा 3 - 4 आयोटा। अगर Z2 आपका 5 आयोटा -6 है तो क्या होगा Z2 बार, क्या होगा Z2 बार, सोच लिया सही या गलत। देखिए ये होगा -5 आयोटा -6। कंजुगेट में हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है 5 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है 5 आयोटा, तो इसका साइन चेंज होगा। ये नहीं कि इसको प्लस कर दिया प्लस से, गलत हो गया। जैसे अगर हम बोले Z भी अगर आपका 3 है
तो Z3 बाहर भी 3 होगा। प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, रियल नंबर का कंजुगेट उसके बराबर होता है। अगर Z4 आपका होगा 4 आयोटा, तो Z4 बाहर क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। क्यों? ये 3 + 0 आयोटा है और ये 3 - 0 आयोटा हो गया, बराबर है। क्यों? ये 0 + 4 आयोटा है, ये 0 - 4 आयोटा हो गया, बराबर हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि 5 - 1/2 का कंजुगेट क्या होगा, ठीक है, तो इसका कंजुगेट आपका होगा -5 1/2। इसका साइन चेंज करना है, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखा तो ये इमेजिनरी पार्ट, इसका साइन चेंज करना। तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, तो ये आपने लिख लिया ना, लिख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। जल्दी से हम आर्गुमेंट पे आना चाहते हैं। नंबर 2 में आज का 3 नंबर होगा क्वेश्चन। ये पहला तो मैंने जो ओमेगा वाला बताया था वो, दूसरा ये तीसरा। If z = 4 + 3 iota by 1 - 2 iota, find z bar। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, तो z आपका कितना है, 4 + 3 iota by 1 - 2 iota। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + 2 आयोटा से। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, नीचे तो आपका हो गया 1² + 2² ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 - 6। कितना हो गया, 4 - 6। रियल पार्ट इमेजिनरी प्लस आयोटा के साथ आपका कितना हो गया, आयोटा के साथ आपका हो गया 4 to the 8 + 3। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया -2 + 11 आयोटा बाई 5। ये आपका z हो गया। इससे z बार कितना हो जाएगा, इससे z बार आपका हो जाएगा -2 - 11 आयोटा बाई 5। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड, अगर आपका z है 4 + 3 आयोटा बाई 1 - 2 आयोटा, तो z बार आप सीधा कर सकते हैं 4 - 3 आयोटा बाई 1 + 2 आयोटा। कंजुगेट का भी प्रॉपर्टी होल्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी होता है, लिखवा देंगे, ठीक है। मींस अभी देखिए हमने क्या किया, हमने इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद इसको x + आयोटा y के फॉर्म में लाया, फिर इमेजिनरी का साइन चेंज कर दिया। सेकंड मेथड में क्या करना, हम इसका कंजुगेट निकाल लिए और हम इसका कंजुगेट निकाल लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब आप इसको रेशनलाइज कर दे सकते हैं 1 - 2 आयोटा से। आप रेशनलाइज करके देखिए, सेम आंसर आ जाएगा। कुछ लिखना तो लिख लीजिए, ऊपर मिटा रहे, इरेज कर रहे। नीचे तो आपका हो गया 1² + 2²। यहां से रियल पार्ट क्या होगा, 4 × 1 4, और इसको करेंगे तो -3 × -2 +6, और आयोटा स्क्वायर से एक माइनस कर देंगे 4 - 6। दिक्कत अभी भी आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। साथ में देखिए इमेजिनरी पार्ट में आपका कितना होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो -8, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, -3। कितना हो गया ये आपका, ये फाइनली हो गया -2 - 11 आयोटा बाई 5, वही आएगा। तो कंजुगेट ऐसे ही चलता है। चलिए आगे बढ़े। इसके भी प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, इसके भी आप प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। देखिए ये सब में चलता है। सर प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे होगा, उस पर हम नहीं आ रहे। हालांकि प्रूफ होता है, इसको x1 + आयोटा 1 मानिए, इसको x2 + आयोटा 2 मानिए, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालिए, राइट हैंड साइड अलग निकालिए, बट अब उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। मॉडुलस का प्रॉपर्टी तो प्लस माइनस नहीं होल्ड करता था, लेकिन कंजुगेट का प्रॉपर्टी
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में होल्ड करता है। यहां भी Z2 0 नहीं होना चाहिए। इवन की पावर में भी होल्ड करता है। और एक और है, बहुत सिंपल है, कंजुगेट का रीकंजुगेट लीजिए तो Z हो जाएगा, है ना। 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4 आयोटा, और इसका फिर से कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। कंजुगेट का कंजुगेट, इसका कंजुगेट 3 - 4 आयोटा, इसका वापस कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 + 4 आयोटा। ये प्रॉपर्टी कंजुगेट का भी होल्ड करता है। तो क्वेश्चन है कि सर क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? प्रॉपर्टी होल्ड करने का क्या अर्थ है? ये ऐड करके कंजुगेट लीजिए, कंजुगेट लेकर ऐड कीजिए, बात बराबर है। सब्ट्रैक्ट करके कंजुगेट लीजिए, सब कंजुगेट लेकर सब्ट्रैक्ट कीजिए, रीड करना सीखिएगा। मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लीजिए, कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। डिवाइड करके कंजुगेट लीजिए या कंजुगेट लेकर डिवाइड कीजिए, होल्ड करता है। तो क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। Geometrically, image of point Z with respect to, यही लिखते हैं, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस किसको कहेंगे? एक्स एक्सिस को। इन द आर्गेंट प्लेन, कहने का क्या अर्थ है? देखिए, अगर आपका ये पॉइंट है Z, x + आयोटा y, अगर ये पॉइंट यहां पर है तो Z बार कौन सा पॉइंट होगा? x - आयोटा y। x - आयोटा कहने का क्या अर्थ है? x - y, तो x - y कहां पर होगा? ये लेंथ तो आपका x रहेगा ही, ये नीचे लेंथ हो जाएगा कहां? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन। आई बात समझ में? तो ये कहने का है x एक्सिस से जितना ऊपर होता है ये इतना ही नीचे होता है। इसका यूज है, ठीक ठाक यूज है। जैसे ये वाला अगर थीटा बनाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? -थीटा। ज्योमेट्रिकल यूज बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद। इसके बाद अगली क्लास और लेंगे। इसका सेकंड पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको ट्रिगो पे भी ठीक कमांड होना चाहिए, तो बेसिक्स नॉलेज अच्छा होना चाहिए और कोऑर्डिनेट का बेसिक्स नॉलेज ठीक होना चाहिए। ठीक है, हम सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पे आते हैं, सबसे ध्यान से सीखेंगे। थक रहे हैं? थक रहे हैं तो वीडियो पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लीजिए, 10 मिनट बाद फिर देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? वो टर्म आपके आर्गुमेंट, वो आपका टर्म है आर्गुमेंट। हालांकि अच्छा होगा कि आप एक घंटे वीडियो देखने की आदत डालिए। आपको क्लास लेक्चर सुनने का स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, और मेरे 1 घंटे के लेक्चर को देखने में आपको समय लगना चाहिए 1.5 से 2 घंटा, समझते हुए लिखते हुए देखिए। चलिए फाइनली आ जाइए। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, तो उसके पहले ये साथ समझ लीजिए, अगर sin थीटा 1/3 है तो थीटा sin इनवर्स 1/3 लिखते हैं। ये बात समझ में आती है ना आपको? अगर tan थीटा 4/5 है तो थीटा को लिखते हैं tan इनवर्स 4/5। ये बात समझ में आती है ना? ये सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल इनवर्स है, कुछ खास नहीं है लिखने का तरीका। क्यों ये यूज होता है? जैसे sin थीटा 1/2 है तो आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री है या π/6 है, लेकिन जो वैल्यू नहीं पता है उसका एंगल को हम कैसे लिखते हैं? उसके एंगल को हम किस में लिखते हैं? इनवर्स में लिखते हैं, यूज करेंगे। तो क्या है?
if z is equal to x plus iota y, then argument z is equal to tan inverse y by x. इस आर्गुमेंट का एक और नाम है, अब नहीं चलता, ये नाम है एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट के लिए हम लोग शॉर्ट में ए आर जी लिखते हैं, एम्पलीट्यूड कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में हम दे देंगे ए एम पी जेड, तो एम्पलीट्यूड है। तो आर्गुमेंट z tan इनवर्स y by x, और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ z। इसी को ध्यान से समझना है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ z। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका z1 है 2 प्लस 2 आयोटा, देन आर्गुमेंट z1 कितना होगा, tan इनवर्स 2/2। हमने बोला था क्वाड्रेंट रूल थोड़ा पढ़ लेंगे, 2/2 समझ गया ना, x भी 2 लिया y भी 2 लिया, ये आपका कितना हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 45 डिग्री, और z2 अगर हम मान लें -2 आयोटा, तो आर्गुमेंट z2 कितना होगा, tan इनवर्स -2/-2, ये होगा tan इनवर्स -1, सॉरी tan इनवर्स 1, दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों प्लस था तो भी 1, दोनों माइनस था तो भी 1, बट इसका मान हो जाएगा 5 π/4। क्वाड्रेंट रूल नहीं पढ़े हैं भाई तो पहले पढ़ लीजिए, एकदम पढ़ लीजिए, नहीं तो यहां से कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आएगा आपको। tan इनवर्स 1 5 π/4, ब्रिज कोर्स क्वाड्रेंट रूल। सर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा ये हुआ, अब हम समझाने जा रहे हैं, बोले ना आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं समझाना है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ z, बस यही इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, 2 और 2 कहां पर होगा, तो ये आपका पॉइंट मान लीजिए 2 और 2 है, ये z1 है, और -2 और -2 पॉइंट कहां पर होगा, तो -2 और -2 पॉइंट ऑब्वियस हम यहां ले रहे, यहां पर होगा। हमने अभी ज्योमेट्रिकल में इसका नहीं लिखवाया था, ठीक है, हम सिर्फ अभी मैथमेटिकल लिखवा कर छोड़ दिए थे, इसलिए अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं था, जस्ट अभी लिखवाने जा रहे हैं। पर समझिए आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट का ज्योमेट्रिकल में समझिए, जो इसके बाद लिखेंगे, इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यही आर्गुमेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कितना बनेगा, 0 से 90 के बीच में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से 90 के बीच में बनेगा, 0 से 90 में tan का किसका मान 1 होता है, 45 का, तो ये एंगल क्या हो गया, π/4। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जब इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, क्वाड्रेंट रूल याद कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में किस एंगल का मान 1 होता था, tan का, tan 225 डिग्री 1, tan 5 π/4 1, तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, 5 π/4। और आप इसको अगर आप क्रॉस वाइज रीड करेंगे, वहां मैंने ये भी बताया था, तो ये बनेगा -3 π/4। इसका आर्गुमेंट अभी थोड़ी देर में आ रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ z, यही हम 2-3 प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और खास कुछ इस क्लास में था नहीं, क्वेश्चंस भी सब यही टाइप का हम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने लिख लिया, ज्योमेट्रिकल में नहीं, ये तो पूरी बात को ध्यान से लिख लीजिए, एकदम पॉज कीजिए और लिख लीजिए।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इस बार ऐसे लिख रहे हैं, ऑफ आर्क जेड। ठीक है, लिख लिया आपका। Join point Z and origin through a line segment। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कीजिए थ्रू ए लाइन सेगमेंट। चलिए पहली बार लिख देते हैं, थ्रू ए लाइन सेगमेंट, फुल स्टॉप। The angle made by this line segment with positive x-axis is called argument of Z। बहुत सिंपल तरीके से अब दिखा रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। देखिए कैसे, मान लो ये एंगल थीटा है, आपको कुछ खुद ब खुद समझ में आएगा, अरे यही चीज तो था, एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही था। ये तो आप कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, ये कितना हो गया, ये y है, ये कितना x है, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, p by b y by x, थीटा आपका कितना होगा, tan इनवर्स y by x। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी का नाम दे रहे हैं ना आर्गुमेंट z। इसी का क्या नाम दे रहे हैं, इसी का हम नाम दे रहे हैं आर्गुमेंट z। आई बात समझ में। अब क्यों, देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। हमने हेडिंग दिया था इसलिए आपका शुरू में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, यहां तो कंजुगेट भी लिख रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको दो पोजीशन हमेशा ध्यान रखना है। पहला, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, और दूसरा, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये कितना एंगल बना रहा है। ये दो चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है मॉडुलस, और ये कितना एंगल बना रहा है, एंगल क्या हो गया आर्गुमेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मस्ट, अगर आप नहीं जानते, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं जानते हैं, तो आर्गुमेंट में हमको यही करना होता है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट रूल जानते हैं तो हम बहुत कुछ हमको नहीं बताना है, आप पोजीशन देखिए क्वेश्चन को। तो पूरा आर्गुमेंट आपका कोऑर्डिनेट रूल पे डिपेंड करता है, बट आर्गुमेंट भी दो तरह का होता है ना, वो होता है आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो देखिए होता क्या है, आप नॉर्मली आर्गुमेंट का जो एंगल है वो हम लेते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एंगल है वो हम लेते हैं -पाई से लेकर पाई तक। -पाई, माइनस एंगल से ना क्लॉकवाइज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नॉर्मल आर्गुमेंट की, अगर हम नॉर्मल आर्गुमेंट की बात करें तो देखिए नॉर्मल आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये होता है tan इनवर्स मॉड y बाय x, सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x, थर्ड क्वाड्रेंट पे ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। ये जो tan इनवर्स मॉड y बाय x है, इसका मान हमेशा कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से लेकर 90 के बीच में। ये हम बात कर रहे हैं सिंपली किसकी, ये हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट की, नॉर्मल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई। इसको हम कब यूज करेंगे, क्वेश्चन हम जितना भी देंगे ना वो किस पे देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे देंगे। क्वेश्चन हम जितना भी देंगे वो क्वेश्चन किस पे देंगे, वो क्वेश्चन आपको हम देंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे।
अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हम आपको इसलिए बता रहे कि आप क्वाड्रेंट रूल में थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं और टाइम लगता है, तो अब इसके साथ इसको आप सीधा बना सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना ही रहता है, फर्स्ट और सेकंड इसका मैच करता है। पाई माइनस tan इनवर्स मॉड बाई एक्स। इसके थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव लेते हैं। इसका नेगेटिव लेने का क्या अर्थ है, ये माइनस प्लस पाई है तो माइनस पाई, और ये माइनस है तो प्लस tan इनवर्स y बाई मॉड x। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका माइनस लेते हैं, tan इनवर्स मॉड y बाई x। अब ध्यान रखिएगा दोनों केस में इसका वैल्यू हम 0 से लेकर 90 वाला ही लेंगे। मॉड लेने का अर्थ सब कुछ प्लस कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 से 90 रखेंगे तो अपने आप सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर आप इसमें 0 से 90 घटाइएगा तो 90 to 180 आ जाएगा एंड सो ऑन। है दरअसल क्या, नॉर्मल आर्गुमेंट में हम पूरा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में पहले दो क्वाड्रेंट में हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हुआ, पूरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें पहले दो क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज और बाद के क्वाड्रेंट में क्या, क्लॉकवाइज। ये शॉर्टेस्ट अप्रोच बताता है। ये क्या बताता है, किसी पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाने का शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। हम अभी जो भी क्वेश्चन आपको देंगे वो क्वेश्चन आपको हम किस पे देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट भी आप कभी यूज कर सकते हैं बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे देंगे। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। आर्गुमेंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया, 0 से फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं। जो भी नंबर आप लिख लेंगे। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग। आर्गुमेंट क्या नहीं करते, चलिए हम लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू PR, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। Z1 आपका है -1 प्लस रूट 3 आयोटा, Z2 आपका है -1 माइनस रूट 3 आयोटा, Z3 आपका है 1 प्लस रूट 3 आयोटा। एक ही तरह का सब ले रहे हैं। और Z4 आपका है, सब एक ही ले लिया तो इसको भी ले लें। कौन सा एक आपको बच गया, -1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट की, देखिए कैसे लिख रहे हैं। हम बात करते हैं आर्गुमेंट Z1 की, पहला। ठीक है, ये आपका है 1 2 3 और 4। अगर हम बात करें आर्गुमेंट Z1 की, तो Z1 दरअसल आपके किस क्वाड्रेंट में है, Z1 एक्चुअली क्या 1 और माइनस रूट 3, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो Z1 आपका इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1 माइनस रूट 3 जब भी होगा इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका आर्गुमेंट का ये वाला फॉर्मूला चलेगा। क्या चलेगा, माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो मॉड y कितना हो गया, माइनस रूट 3 और x कितना हो गया 1। फाइनली आपका ये क्या हो गया, माइनस रहेगा बाहर, tan इनवर्स रूट 3 मान होता है पाई बाई 3 का, तो माइनस पाई बाई 3। सीधा आंसर हो गया। बस आपको पोजीशन देखना है। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ z, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड वाले की बात करें, Z1 तो आपका यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो ये फॉर्मूला लगा। यहां से देखिए Z2 आपका क्या है, ये Z2 आपका किस क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस कहने का अर्थ ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला इसके लिए लगेगा, वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। यहाँ पे आप माइनस प्लस लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता है, बार बार मॉडुलस ले रहे हैं।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स रूट 3, ये आपका हो गया माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, कितना हो गया माइनस 2 पाई बाई 3। आई बात समझ में, पहला और दूसरा हो गया। चलिए तो इधर इरेज कर दें। अब आप थर्ड पे आ जाइए। Z3 किस क्वाड्रेंट में है, x और y दोनों इसका पॉजिटिव है, तो Z3 आपका इस क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के कारण से आपका क्या हो गया, सीधा tan इनवर्स मॉड y बाय x, तो आपका ये tan इनवर्स मॉड y बाय x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये आपका कितना हो गया रूट 3 बाई 1, ये सीधा पाई बाई 3। ठीक है, आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और नंबर 4 आपका Z4 किस क्वाड्रेंट में है, -1 और √3, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब Z4 यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में है, तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला चलेगा। ये आपका क्या हो गया पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x, पाई माइनस, ये तो बार बार हम की डेटा ले रहे थे, √3y -1 और मॉडुलस है तो √3 बच जाएगा। ये आपका क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो मॉडुलस तो ठीक है आप निकाल सकते हैं, सीधा सीधा आर्गुमेंट निकालने के लिए उसका पोजीशन आपका देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये इसमें आपको कुछ भी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे कॉन्सेंट्रेट हम करेंगे। ऐसा एग्जाम में वर्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लिखा होगा, लेकिन ऑप्शंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही आजकल दिया जाता है। अगर आर्गुमेंट निकालना होता क्वाड्रेंट रूल सीखे हैं उसके हिसाब से सीख लीजिए। जैसे देखिए इसका अगर हम आर्गुमेंट की बात करें तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, अगर ये एंगल -पाई/3 है तो इधर से ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, -पाई/3 वाले का कितना हो जाएगा आर्गुमेंट, तो 2 पाई -पाई/3, 2 पाई से घटाकर आप निकाल सकते हैं 5 पाई/3। अगर हम इसकी बात करें कि इसका नॉर्मल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो 2 पाई -2 पाई/3 4 पाई। आप ये याद रख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट से आर्गुमेंट निकालना है तो 2 पाई आप ऐड कर दीजिए, 2 पाई ऐड कर देंगे तो आपका सीधा आर्गुमेंट आ जाएगा। बट प्रैक्टिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपने लिख लिया होगा। तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हम जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हमको ये नहीं पकड़ में आएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो z आपका क्या हो गया, z आपका हो गया 1 -3 -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, है ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस आयोटा। चलिए इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, मान लीजिए -2 हम बाहर ले लिए तो 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आयोटा से, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आयोटा से। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -2 मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, हमने अभी तक नहीं किया है, मान लीजिए हम सीधा कर लिए। ये आपका हो गया 1, रूल लगाना जरूरी नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ये आपका हो गया √3 आयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 -√3 प्लस आयोटा के साथ कितना 1 प्लस √3। अब जरा प्लस माइनस को ध्यान से देखेंगे, ये आपका कितना हो गया
ये आपका हो गया √3 - 1, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया √3 - 1 और माइनस आयोटा √3 + 1। √3 - 1, √3 - 1 आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। z को जब आपने सिंपलीफाई किया तो ये रियल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका आर्गुमेंट हमको कैसे निकालना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट रूल। z आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -tan इनवर्स mod y/x। तो आर्गुमेंट z आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आर्गुमेंट z हो जाएगा -tan इनवर्स mod y कितना है, √3 + 1। ये माइनस हम अवॉइड कर दिए क्योंकि हमको ये मॉड में लेना है, प्लस ही हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, √3 - 1। अगर आप ऐसे माइनस लेते भी हैं तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या हो गया, -tan इनवर्स √3 + 1/√3 - 1। ये cot 15 डिग्री का माने या ये माने tan 75 डिग्री का। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने पढ़ा है तो ये tan इनवर्स tan 5/12 है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा -5π/12। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, -5π/12। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकता है। आप याद रखिए tan π/15 का मान √3 - 1/√3। चांद से ये आ गया, बस डेटा सोचे नहीं थे। और cot π/15 का मान ये होता है √3 + 1/√3 - 1। ये आपका होता है 2 + 3। पटरियों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब है कि ये आपका 2 - √3, ये आपका कितना 2 + √3 है। ये tan π/15 में tan π/12 π/15 नहीं 15 डिग्री, कौन सा डिग्री, 15 डिग्री। तो ये tan 15 है, तो ये आप cot में 75 लिख सकते हैं और ये आप tan में 75 लिख सकते हैं, जो हमने यूज किया। तो ये जो tan 5π/12 है ये यहाँ पर हमने यूज कर लिया है, ठीक है। आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम। एक चीज और होगा, सर ये वाला कैसे खत्म हो गया, तो एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, आप उसको फॉर्मूला भी मान सकते हैं। 12 का इनवर्स है, tan इनवर्स है tan xx होता है। हम कहते हैं या कि tan इनवर्स और tan नलीफाई होता है, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देता है। sin इनवर्स sin x/x होगा, cos इनवर्स cos x/x होगा। तो कैसे नलीफाई करता है, आप ऐसे देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं tan इनवर्स tan π/4। तो tan π/4 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। tan π/4 tan 45 डिग्री, ये tan इनवर्स 1 हो गया। और tan में 1 किसका एंगल होता है, π/4 का होता है, तो π/4 ये नलीफाई हो गया। तो tan इनवर्स tan 5π/12 क्या हो गया, -5π/12। तो सर क्या इसका कोई और तरीका है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड का एक और तरीका है, आप उससे बना सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या भी हम लिखते हैं। चलिए इसमें से कुछ अगर लिखने लायक है तो आप लिख लीजिए, वो हम लिखते हैं। ये क्लास बड़ा हो रहा है, होने दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है और बड़े बड़े क्लास की आदत डालिए। ऐसे हम तो चाहते हैं ना क्लास 2.5 3 घंटे का हो और आपको उतना देखने का पावर हो, देन यू आर फिट फॉर आईटी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। बात बराबर है एम्पलीट्यूड। देखिए इसमें क्या है, ये लॉग के जैसा प्रॉपर्टी है। आर्गुमेंट z1 z2, ये होता है आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। आर्गुमेंट z1 बाई z2, ये होता है आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2।
और आर्गुमेंट z टू द पावर n, ये n आर्गुमेंट z पढ़े थे ना, log a into b, log a plus log b, log a by b, log a minus log b, और log a m to the power n log n, उसी तरह का चीज है ये, ठीक है। अगर z1 z2 z3 रहा तो आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस आर्गुमेंट z3, साथ में हम यहाँ पे ऐड करते हैं 2n पाई, 2n पाई, n आपका क्या है 2n पाई, n आपका इंटीजर है, n क्या है इंटीजर है, हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंटीजर कहने का क्या अर्थ है, n आपका 0 हुआ तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। 2n पाई इज एडेड और n नेगेटिव होगा तो सबट्रैक्टेड। टू एडजस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एडजस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहने का क्या अर्थ है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई तक, यहां बराबर नहीं है यहां बराबर है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए कभी कभी हम 2n पाई ऐड करेंगे, ऐसे आप इसको छोड़कर भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है, 2n पाई का एडजस्टमेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, कैसे चलेगा तो बताते हैं। चलिए पिछले क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, लिख लीजिए इसको, टू एडजस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, शायद पिछले क्वेश्चन से पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन आपका क्या था, नंबर तुम ध्यान नहीं है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, अब क्लास में होते तो बता देते, ऐसे तो हमको याद करना पड़ेगा, यही था ना 3i बाई 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर। अब यही निकाला था ना, आंसर कितना आया था, आंसर आया था माइनस पाई बाई 12। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया था, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, हमको पहले सिंपलीफाई करना पड़ा था, और ये फार्मूला लगाएंगे तो सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे तो सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। एडजस्ट वगैरह जो है कुछ कुछ बात जो है वो सवाल बनाने के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए सॉल्यूशन, आर्गुमेंट z आपका क्या होगा, ये होगा आर्गुमेंट माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और साथ में कितना माइनस आर्गुमेंट 1 माइनस आयोटा, साथ में आपका ये कितना हो जाएगा 2 आर्गुमेंट माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट 1 माइनस आयोटा, लॉग वाला सब कर लिया है ना, ब्रिज कोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। ये m बाई n तो ये माइनस हो गया, पावर है तो बाहर हो गया। अब आप देखिए कैसे कैसे निकालेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 3, ये माइनस ये प्लस, किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस 1 और रूट 3। सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट याद कीजिए, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x, तो ये 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स, और रूट 3 है कि माइनस से आप लिखते हैं तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड लेना है इसमें, एडजस्टमेंट हम पाई माइनस से कर रहे हैं, ये इतना हो गया। अच्छा, ये वाला आपका 1 और y, 1 प्लस और i माइनस, ये आपका किसमें है, तो ये हमारा इसमें है, देख रहे हैं ना, 1 और माइनस 1। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था आर्गुमेंट, माइनस tan इनवर्स y बाई x, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस tan इनवर्स y बाई x कितना हो गया, माइनस 1 बाई 1, ठीक है। ये बात आपको आ गई समझ में। ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा सिर्फ इरेज कर ले, क्वेश्चन इरेज कर ले। अब हम देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, 2 पाई माइनस ये पाई बाई 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, पाई बाई 3 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो फाइनली ये हमारा कितना आ गया, फाइनली ये हमारा आ गया
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2π/3 प्लस π/4। इसको इससे घटाइए तो 2 इंटू 2π/3। थोड़े देर हम डिग्री में आ जाते हैं, सुविधा होगी। 2 इंटू 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आपका कितना हो गया 240 और 45, ये आपका हो गया 285 डिग्री। क्या 285 डिग्री माइनस 180 टू 180 के बीच में है? क्या 285 डिग्री माइनस 180 और 180 के बीच में है? तो ये नहीं है। तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट तो हो गया कि नॉर्मल आर्गुमेंट कहां से कहां तक था? नॉर्मल आर्गुमेंट था 0 से 360 तक, 2π तक, वो तो हो गया। पर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हुआ। 285 पे सही आंसर है। इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैसे लाएंगे? सो आप देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, कैसे लाएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, इसको लिख लीजिए। और हमने जो 2m/, ऐड किया है ना, वो हमें ऐड करके नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कभी पता नहीं चलता कब हम ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है। हम उसके बिना ही आंसर पे आ जाएंगे। चलिए, इसको आपने लिख लिया। अब देखिए, ये आपका क्या है? एक्चुअली 285 डिग्री कहां पर होता है? 0, 90, 180, ठीक है, 270 और कितना 285। ये 285 है। तो अगर इधर से 285 है तो इधर से आपका ये कितना होगा? इधर से आप 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा बराबर। तो ये आपका इक्विवेलेंट हो गया 285 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इक्विवेलेंट हो गया, मैथमेटिकली बराबर नहीं है लेकिन सेंस बराबर है। आप एंटी क्लॉकवाइज में चले 285 डिग्री या क्लॉकवाइज में, ये सब्ट्रैक्ट से कितना आ रहा है? -75 डिग्री। ये बात बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चले या क्लॉकवाइज में ऐसे चले, बात बराबर है। तो दरअसल हमने पता है फॉर्मूला में क्या किया? 2n/, जो लिखा था, n का मान -1 लेते तो क्या होता? n का मान अगर -1 लेते तो ये हमारा 360 डिग्री होता। यही 2n/, है, सिंबॉलिक। आपको उसकी जरूरत नहीं है लिखने की, इक्विवेलेंट साइन देकर आप काम चला लीजिए। और अगर आप -75 डिग्री को बदल देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? -5π/12। ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है। आई बात समझ में? तो 2m/, उतना ध्यान नहीं रखना है। जैसे हम इसी से काम कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये सवाल तो आंसर आ गया, पीछे से मैच भी कर गया। मान लीजिए किसी का आर्गुमेंट आपका आ गया, मान लीजिए कोई आर्गुमेंट z1 आपका आ गया। सो कॉल्ड हम बहुत बड़ा सा मान लेते हैं, मान लीजिए आ गया आपका 585 डिग्री। डिग्री में हम इससे कर रहे हैं ना कि डिग्री में लिखने में आसानी होती है, हालांकि आर्गुमेंट में प्रोटोकॉल नहीं है डिग्री में लिखने का, लिखना रेडियन में चाहिए। बट ठीक है, समझने के लिए आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर फाइनली रेडियन में करके छोड़िएगा। अब 585 डिग्री तो -180 से 180 के बीच में नहीं है, तो 585 है कहां पे? आप देखिए, यहां से पूरा घूमे तो कितना आ गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद आप यहां पे घूमे तो कितना आ गया? 360 के बाद यहां पे घूमे तो क्या आ गया? 540 डिग्री। और 540 डिग्री के बाद यहां पे घूमे तो आपका क्या आ गया? यहां पे 45 डिग्री और घूमे तो आपका कितना आ गया? 540 के बाद 45 डिग्री और घूमे तो कितना आ गया? 585 डिग्री। तो दरअसल आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज एंगल था, तो दरअसल क्लॉकवाइज एंगल आप कितना चले? तो ये क्लॉकवाइज एंगल चलने के लिए, चूंकि ये सेकंड रोटेशन था, तो आप इसको 720 डिग्री घटा दीजिए। ये इक्विवेलेंट आप लिख लीजिए 585 डिग्री माइनस, जब भी आपका सब्ट्रैक्ट होगा ना 2n/, के फॉर्म में या ऐड होगा 2n/, के फॉर्म में, मतलब क्या? n into 360 डिग्री के फॉर्म में। 360 डिग्री होगा, 720 डिग्री होगा, तो हम 720 डिग्री घटा दिए, तो 720 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। आर्गुमेंट -180 से 180 के बीच में आ गया। तो तरीका क्या है? अगर आर्गुमेंट आपका -180 से 180 के बीच में नहीं हो तो अपने हिसाब से हम +-360 या +-720 या +- जो भी 360 का मल्टीपल है उसको हम करके देख लेते हैं, और फिर वैल्यू ऑफ हमारा कितना आ गया? -180 से 180 के बीच में। अगर किसी का आर्गुमेंट z1 फार्मूला से इतना आता
तो यहाँ पे चेंज करना था। पॉइंट इंटरेस्टिंग है। आर्गुमेंट के हर क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा दोनों तरह से बनाने का। एक बार सिंप्लीफाई करके एक बार फॉर्मूला लगा के, पहली बार आप दोनों तरह से कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है कि कब सर सीधा बना देंगे कब सर फार्मूला लगाएंगे। तो जब आप शुरुआत में सवाल को दोनों तरीके से बनाएंगे तो बात इंट्यूशन में आना चाहिए वाला सवाल, अरे इसको फॉर्मूला वाला लगा के बना लो, ये वाला सवाल है इसको सिंप्लीफाई करके बना लो, उसका कोई भी विशेष हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए क्लास बहुत बड़ा हो गया ना, होने दीजिए, थोड़ा बाद में भी बनना है। तो आइए फाइनली हम एक और पॉइंट देख लें। पोलर फॉर्म, ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। पोलर फॉर्म को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप चीज ऐसे लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r is equal to mod z root over x square plus y square and theta is equal to argument z tan inverse y by x। प्रिंसिपल वैल्यू PR वैल्यू हम लिखते हैं, is called polar form of z is equal to x plus iota y। यही पोलर फॉर्म कहलाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और किसके टर्म में लिखना, थीटा के टर्म में। तो एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन है, एकदम क्लास 10 के ट्रिक है। ये आपका z अगर x y है, ये लेंथ आपका r अगर है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये कितना हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। आप यहां पर देखिए r दरअसल आपका क्या होता है, r आपका मॉड z है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। दरअसल आपका यहाँ पे जो r है, ये r आपका है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फिगर से r क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पाइथागोरस से भी देख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी देख सकते हैं, मॉड z से भी देख सकते हैं। यहाँ से cos थीटा क्या है, तो यहाँ से cos थीटा आपका है, cos थीटा आपका कितना है, x बाई आर। तो r को r ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा है, r को आप r ही रहने दीजिए। cos थीटा आपका कितना है, x बाई आर है, और sin थीटा आपका कितना है, y बाई आर है। ये r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस r टर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा में लिखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन आपका है find the polar form of z is equal to 1 by minus 1 plus iota। तो पोलर फॉर्म आपको निकालना है, तो आप पोलर फॉर्म क्या होता है, z is equal to क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहां पे आपका r क्या है, जहां पे r आपका है आर्गुमेंट, r आपका क्या है, गलत लिख दिया, मॉड z, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट z, प्रिंसिपल वैल्यू। तो मॉड z तो आप सीधा निकाल सकते हैं, मॉड z के लिए कोई समस्या नहीं है। ये 1 बाई माइनस 1 प्लस आयोटा, ये क्या हो गया, 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 बाई रूट 2, ये तो आपका r हो गया। लेकिन अगर आर्गुमेंट z निकालना है तो पता करना होगा किस क्वाड्रेंट में है, ये पता करना होगा किस क्वाड्रेंट में। r हमको मालूम हो गया, r का मान कितना मालूम हो गया, 1 बाई रूट 2। तो थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। माइनस 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना, माइनस 1 माइनस आयोटा से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये क्वाड्रेंट आ गया आपका थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। क्वाड्रेंट आपका इंपॉर्टेंट है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया
तो आप याद कीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स। तो इसलिए आपका यहाँ पे चलिए आइए, आपका जो है थीटा जो कि आपका आर्गुमेंट z है, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, देखिए y बाय एक्स। इस रूट 2 को लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोग काम सिर्फ इसी से कर लेते हैं। इस रूट 2 को लिखने की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि रूट 2 इसके भी नीचे आएगा, रूट 2 इसके भी नीचे आएगा, और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते थे -1 बाई रूट 2 और -1 बाई रूट 2, तो कैंसिल होकर 1 होता। तो नॉर्मली इसमें हम लोग साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव रहने देते हैं और इसी से काम कर लेते हैं। आप चाहिए तो -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 4 -3 पाई बाई 4। तो इसके पोलर फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका ऊपर हम थोड़ा एक लाइन लिख देते हैं। इससे पोलर फॉर्म क्या हो गया, पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू कितना, पोलर फॉर्म z आपका r, ये r कितना आ गया 1 बाई रूट 2 cos थीटा कितना आ गया, तो थीटा आ गया आपका -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन के साथ क्या आ गया -3 पाई बाई 4। और इसके बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। आप ऐसा नहीं लिख सकते cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। अगर पोलर फॉर्म की बात है तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। सीधा नजर आना चाहिए मॉडुलस जो कि r के फॉर्म में है, सीधा नजर आना चाहिए आर्गुमेंट जो कि थीटा के फॉर्म में है। तो ये क्लास थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत ध्यान से सीखना है आर्गुमेंट को, बहुत ध्यान से, दोनों मेथड से जितना अपने आप को आप क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे बना के देख लिया, ऐसे बना के देख लिया, आर्गुमेंट ही ध्यान से सीखना है। हाँ एक बात और, अरे आर्गुमेंट के बारे में एक पॉइंट हमको और बताना होता है, फिर उसको भी आप देख लीजिए। हम जो आर्गुमेंट चार्ट बनाए थे वो आर्गुमेंट चार्ट था आपका क्वाड्रेंट पे, ठीक है। पर कभी ऐसा होगा अगर कोई नंबर यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, कोई नंबर यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए नेगेटिव वाई एक्सिस पे। जैसे ये नंबर आपका क्या होगा, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप मान लीजिए 40, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आप सीधा लिखेंगे आर्गुमेंट z1 0। ये 40 50 30 हो, कुछ भी हो, क्यों होगा 0? अगर आप फॉर्मूला से चलेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 0 बाई 4, और उसकी जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आइए, इसको यहां से बनाएंगे तो कितना एंगल बनेगा, ये यहां से x एक्सिस से कोई भी एंगल ही बनाएगा तो 0। z2 का आर्गुमेंट कितना होगा, अगर आप आर्गुमेंट यहां से इसको मिलाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो आप इसको यहां बनाएंगे तो ये आर्गुमेंट आपका कितना होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये पाई बना रहा है, आर्गुमेंट z3 पाई। और अगर हम बात करें आर्गुमेंट z4 की, तो आर्गुमेंट z4 इस लाइन को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये एंगल क्लॉकवाइज यहां से लेंगे, क्योंकि हम आर्गुमेंट कहने का बार बार कह रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो ये आपका कितना बनाएगा, ये आपका बनाएगा -π/2। जैसे मान लीजिए आपको हम कहते हैं कि आप निकालिए आर्गुमेंट आयोटा का, तो आर्गुमेंट आयोटा कहने का क्या अर्थ है, आर्गुमेंट 0 + 1 आयोटा, ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/0 tan इनवर्स इंफिनिटी। तो tan इनवर्स इंफिनिटी में आप क्या लेंगे, π/2 लेंगे या -π/2 लेंगे। तो इसका तरीका है, क्योंकि 0 1 आपका यहाँ पर है, तो ये आप क्या लेंगे π/2 लेंगे। तो ये आर्गुमेंट का तरीका है, जब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है सीधा सीधा एक्सिस पे, या तो x एक्सिस पे या तो y एक्सिस पे।
जीरो का आर्गुमेंट क्या होगा? तो जब ओरिजिन से ओरिजिन को मिलाएंगे तो कोई भी लाइन नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो का मॉडुलस जीरो होता है, इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। तो ये क्लास आपका काफी बड़ा हो गया, हमको लगता है 85-90 मिनट्स। पेशेंसली आप इसको बनाइए, मैं 40 मिनट के बाद इस क्लास में एक ब्रेक दूंगा। अगले क्लास को जब मैं बताऊंगा उसमें आपका प्रॉपर्टी मॉडुलस कंजुगेट आर्गुमेंट, हालांकि मैं उसे 11th मैथ्स का क्लास नंबर 5 कह रहा हूं, बट वहां से आपको ग्लिम्स मिलेगा कि आईआईटीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ओके, थैंक यू।